हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी बुक्स की, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठों का सारांश देखते हैं। और पिछले वर्षों में उन पाठों से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और इस भाग में कक्षा 4 की एनसीईआरटी की बुक चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं इस भाग को हम लोग। इसमें अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां चैप्टर। और इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे नौवां चैप्टर बदलते परिवार, 10वां है हो तू। 11वां चैप्टर है फुलवारी और 12वां चैप्टर है कैसे कैसे बदले घर। तो 12 चैप्टर तक हम लोगों को मेनली डिस्कस करना है। और अगर बहुत लंबा नहीं होगा चैप्टर तो 13वां चैप्टर भी इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ तक से पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नौवां चैप्टर बदलते परिवार। तो इसमें केवल इतना ही बताया गया है कि परिवार कैसे कैसे और कब कब बदलते हैं। जैसे एक घर पे एक नन्हा मेहमान आने वाला है, यानी किसी को बेबी होने वाला है, तो परिवार वहाँ पे चेंज होते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है। बच्चों के लिए एक नया मेहमान आ जाता है और लोगों के लिए थोड़ा बहुत बदलाव आते हैं परिवार में। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, किसी की बदली हो जाती है। मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है और उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह आ गई, ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे आ गया, तब फिर परिवार में कुछ बदलाव होते हैं। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर होती है जब किसी की शादी होती है, तो दोनों तरफ से परिवार चेंज होते हैं। एक तरफ से एक इंसान कम पड़ जाता है और दूसरी तरफ एक बढ़ जाता है, तो नए नए रिश्ते बन जाते हैं। इसकी वजह से भी परिवार बदलता है। इसके बाद अध्यापक के लिए इसमें एक इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों के लिए बतानी है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर, और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 साल और लड़के की आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिलहाल बाल विवाह कानून जो भी है उसके अंतर्गत ये आता है। इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं था। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होता है, 10वां चैप्टर हु तू तू। ये स्पेशली बच्चियां जो हैं वो कबड्डी खेल रही हैं। कबड्डी की खेल में बस आप लोगों को ये जानना है कि कितने प्लेयर होते हैं खो खो में और कितने होते हैं कबड्डी में। इस चीज़ की जानकारी आपको रखनी है। एक मैसेज दिया गया है इस चैप्टर के माध्यम से कि इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। तो जैसे खेल में हम लोग बहुत सारे नियम बनाते हैं और झगड़े भी होते हैं तो उनको सुलझाया भी जाता है। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। अब बात अगर हम करें कबड्डी के प्लेयर्स और खो खो के प्लेयर्स की, तो एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे कबड्डी है और यहाँ पे खो खो है। तो कबड्डी में जो प्लेयर्स की संख्या होती है वो 7 होती है, और खो खो में अगर बात की जाए तो 9 होती है। ये हम बात कर रहे हैं जो प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं, जो खेलते हैं। ठीक है, और इसमें 3 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं खो खो में, जबकि कबड्डी में 5 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं। यानी अगर टोटल प्लेयर्स की बात की जाए तो टोटल प्लेयर्स कबड्डी में भी 12 होते हैं और खो खो में भी 12 होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर्णनम मल्लेश्वरी, इनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और क्यों पॉपुलर था इनके बारे में पढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। तो इनके सारे जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स को 4 ऑप्शन के रूप में रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा गलत है।
इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था। 11वां चैप्टर है फुलवारी के बारे में, और जिसमें बताया गया है तरह तरह के फूलों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो स्पेशली उत्तरांचल के लिए या उत्तराखंड के लिए इसका यूज़ किया जाता है फूलों की घाटी का। अब इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पूछने लायक है या एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई है चीज़, वो है ये मधुबनी आर्ट, मधुबनी आर्ट। यहाँ दिखाया गया डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल, ये याद करने लायक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि यह पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से मधुबनी आर्ट बोली जाती है। इसकी भी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके अलावा फूलों का यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्ज़ी बनाने की फरमाइश करती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट को आपको याद में रखना है। हो सकता है क्वेश्चन में इन तीनों स्टेटमेंट को दे दिया जाए कि कौन से कथन सही हैं, तो ए बी सी इस तरह के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब इनका यूज, जो फूलों का प्रयोग किन किन चीज़ों में होता है, ये एक तो खाए जाते हैं, यहाँ पे पहला हो गया यूज़। दूसरा है दवाई में, तो दवाई में इस्तेमाल इनका होता है। किन्हीं दो फूलों के नाम बताने हैं जो दवाइयों के इस्तेमाल में होते हैं। इसके बाद तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और? पता करो। और ये तो खैर क्वेश्चन है। दूसरा है खुशबू और रंग। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो इन फूलों के नाम याद रखने हैं, गुलदावरी और जीनिया। इनसे रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ये था यहाँ पे। और इसके बाद एक दादी जी का नुस्खा है। तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना ही होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। तो करना क्या है, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल में सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो सर्दियों में जो त्वचा फट जाती है वो नहीं फटती है। तो ये दादी जी का नुस्खा था गुलाब जल में ग्लिसरीन मिलाने का। इसके बाद, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? ये यहाँ पे पूरा इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल आते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम लोग आते हैं कैसे कैसे बदले घर। तो इस चैप्टर में भी कुछ खास वैसे तो नहीं है, बस केवल बदलाव की बात की जा रही है कि कैसे कैसे घर बदले। पहले लोग कैसे घरों में रहते थे, फिर उसके बाद कंडीशंस बदली और परिस्थितियां बदलने के बाद कैसे फिर उनके घर नए बने। जैसे पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे पक्के घरों में। इस तरीके से एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। अब इसमें जो याद करने लायक बात है ये है सोहना गांव।
सोहना गांव हरियाणा में है, तो ये आप याद रखना, हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया, हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी, हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया, बाबा ने दीवारें बनाई। अब हम आसपास के घरों से गोबर ले आए, अम्मा ने उसी मिट्टी को मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की। यहाँ पे ये आपके याद करने लायक बात है कि आसपास के घरों से हम लोग गोबर लाए, अम्मा ने उसी मिट्टी में मिलाया, मतलब गोबर को मिट्टी में मिलाया और उसी से लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस तरह से करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, इस वजह से लिपाई की जाती है गोबर और मिट्टी मिलाकर। इसके बाद अ, अब छत बनानी रहती है, तो बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया, लकड़ी को दीमक ना लग जाए। यहाँ पे ये आपके याद रखने लायक है कि लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। ठीक है, तो दीमक ना लगने के लिए नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछाई गई थी, तो ये याद रखना। बस इस चैप्टर में इतना ही था। फिर है पहाड़ों से समुंदर तक, तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, पानी के बारे में ही। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे एक कहानी बनानी है, तो आपके मतलब का है नहीं वो। पानी गंदा कैसे हो जाता है, तो इसके बारे में हमें सोचना है। तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती गई, वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांवों और शहरों के लोगों ने नदी का पानी अलग अलग तरह से उपयोग किया। जैसे कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कुछ लोग जानवरों को नहलाते हैं, फिर कुछ लोग बर्तन भी धुलते हैं। इन सब के कारण नदी की शुरू में जैसी जैसी थी शुरू में वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा, वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाब और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से प्राप्त होता है? किसी नदी या तालाब से। क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदी के साथ हुआ? तो पानी कैसे कैसे गंदा होता है, ये आपने देखा। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले पानी साफ़ करना ज़रूरी है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो, तो क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? तो पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इतने चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, जब बदलते परिवार वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ से रिलेटेड है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। वैसे ये हम लोग 5th क्लास में भी आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है पूरा परिवार का। तो यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो ऐसा ये तो सत्य नहीं है, फिलहाल सारे परिवार ऐसे नहीं होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो सबसे उपयुक्त आंसर यही है। परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक बार कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप फिर से पढ़ सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, पहला कथन सही हो गया।
तो दूसरा ये गलत हो जाएगा कथन कि वे कर्नाटक की हैं, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। फिर तीसरा, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, तो ये बात भी सही है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, 29 मेडल उन्होंने जीते हैं। और ये चौथा भी सही हो जाएगा, जब 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करती थी। तो एक बार क्वेश्चन आप और देख लीजिए यहाँ पे आपके, एक तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम भार तक वज़न उठा सकती हैं, ये भी सही है। और जब 12 वर्ष की थी तब से ये भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये पहला, तीसरा और चौथा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट से संबंधित आप लोगों ने पढ़ा, चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो कौन से रंगों का यूज़ होता है? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मधुबनी आर्ट में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद अंतिम सवाल है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, अहमदाबाद आपने देखा था मैप में, ये मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे ये है और ये हमारा भारत है मान लीजिए, तो यहाँ पे अहमदाबाद है और यहाँ पे केरल था। तो यहाँ से जब कोई आदमी यात्रा करेगा तो जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें किन पर्वतों में मिलेंगे उसको? तो इसमें ऑप्शंस हैं विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि ये सब पश्चिमी घाट में पड़ेंगी। अरावली राजस्थान में है, विंध्याचल भी मध्य भारत में ही है, पूर्वी घाट पूर्व साइड में पड़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी घाट। तो ये था भाग जिसमें 13 चैप्टर तक हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपकी तैयारी मुझे पूरे विश्वास है कि अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।